नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मैट्रिक्स पर। आज का जो सेशन होने वाला है वो इंडियन पॉलिटी के संसद भवन के बारे में होगा। जी हाँ, संसद भवन, ठीक है, जिसमें हम उसके इम्पोर्टेंट अनुच्छेदों के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी आर्टिकल्स हैं उनके जितने भी तथ्य बनेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप तो भारतीय हो यार, आपको तो पता होना चाहिए कि संसद भवन क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है और हमारे प्रेसिडेंट जो है वो कैसे वर्क करती है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो प्लीज़ उसको लास्ट तक देखते रहिए। और जितने भी इससे क्वेश्चन बनेंगे उसको भले ही हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ध्यान से सुनना है तथ्यों को। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। संसद भवन, इंडियन पार्लियामेंट क्या होता है? देखिए, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत, है ना, 79 के तहत हमारे भारत में एक संसद भवन होगा। एक संसद भवन जो कि एक आपको दिख रहा होगा, एक बिल्डिंग है, इसी को पार्लियामेंट बोलते हैं। इसी पार्लियामेंट का आपको निर्माण करना होगा आर्टिकल 79 के तहत। और ये जो पार्लियामेंट होगा वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होगा, एक लोकसभा से, एक राज्यसभा से और हमारे प्रेसिडेंट से, हमारे राष्ट्रपति से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों से मिलकर बना होगा हमारा संसद भवन। ठीक है, संसद भवन, पार्लियामेंट। और ये तीनों जो है वो इस संसद भवन के बॉडी से तीनों अंग हैं। और ये लोकसभा और राज्यसभा क्या है? तो ये राज्यसभा और लोकसभा जो है इस बिल्डिंग के 2 ब्लॉक है, समझ लीजिए। राज्यसभा ऊपर है और लोकसभा जो है वो नीचे है। और प्रेसिडेंट क्या करती है? देखो, प्रेसिडेंट जो है इसका बहुत सारे वर्क होती है वैसे तो राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के जो बिल होगा उस पर हमारे प्रेसिडेंट जो है वो सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, सिग्नेचर करके ही उसे एक कानूनी रूप से मंजूरी देंगी और कानूनी रूप से मंजूर देकर उसे हमारे देश में पूरा लागू हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का ये भी कार्य होता है, इसलिए ये हमारे संसद भवन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अंग भी है। और ये लोकसभा और राज्यसभा तो ये ब्लॉक हो गए, लेकिन ये होता क्या है? देखिए, लोकसभा जो है वो एक ब्लॉक है, लेकिन इसके सदस्य बनने के लिए भी बहुत सारी सीटें होती हैं। ठीक है, ये बहुत सारी सीटें हैं, मान के चलिए। और ये जो सीटें कहाँ से आएंगी? ये सीटें जो हैं हम जिस एरिया में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, वो उस राज्य में सीटें जो है वो होती है। ठीक है, एक अनुपातिक रूप से एक सीटें जो हैं वो होती हैं, जो हमारे वहाँ के जो लोकल्स नेता होते हैं, जो हमारे आम जनता जो होते हैं, वो इस सीटों को जीतकर इस लोकसभा का सदस्य बनकर इस पार्लियामेंट में जाते हैं। और पार्लियामेंट में जाकर क्या करते हैं? देखिए, इसके लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनकर इस पार्लियामेंट में हमारे देश की सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस होता है, जैसे कि डेवलपमेंट के बारे में होगा, लोगों के विकास के बारे में होगा, कैसे लोगों की सुविधाओं को, समस्याओं को और चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाना है। ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस होता है। और हमारे आगे नियम कानून भी बनेंगे, किस किस चीज़ों पर काम करना है, ये सब पे बहुत सारा ज़्यादा डिस्कस होता है। तो ये तीनों चीज़ें हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तभी ये हमारे इंडियन पॉलिटी जो है वो, हमारे इंडियन पार्लियामेंट जो है वो निर्माण होगा। ठीक है, तो ये आपने, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इंडियन पार्लियामेंट क्या होगा। इंडियन पार्लियामेंट कुछ नहीं यार, एक बिल्डिंग है। ठीक है, इसमें 2 घर है, समझ लीजिए, इसमें और 2 घर है। और इस घर के सदस्य बनने के लिए हमारे जो क्षेत्र रहते हैं उस क्षेत्र के लोग में से कोई एक बनेगा, हम इसे वोट देंगे। और हमारा ये पूरा, मान लीजिए ये 1 लाख है और इस 1 लाख ने पूरा वोट दे दिया और इस 1 लाख का पूरा वो प्रतिनिधित्व करेगा। और ये प्रतिनिधित्व करके इस लोकसभा का, इस घर का, एक छोटे से ब्लॉक का वो सदस्य बनेगा। तभी वो हमारे चीज़ों की समस्याओं को यहाँ पर रखेगा। ठीक है, हमारा एक बंदा जो है वो 1 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करके इस ब्लॉक का सदस्य बनेगा। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, आई होप आपको समझ आ गया होगा इतने में। संसद जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है, फ्रेंच भाषा। ठीक है, और ब्रिटेन जो है इस संसद की, ये पार्लियामेंट की जननी कहलाती है। क्यों जननी कहलाती है भाई? क्योंकि ये जो पार्लियामेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे ब्रिटेन ने पहले शुरुआत किया था। ब्रिटेन ने पहले संसद भवन का कॉन्सेप्ट लाया था। और हमारे भारतीय संविधान में इस पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमने जो पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रिटेन देश से लिया है। संसद के 3 अंग होते हैं, 3 अंग। ठीक है, 3 अंग कौन कौन से भाई? लोकसभा, राज्यसभा और हमारे राष्ट्रपति। लेकिन अगर सदन की बात करें, क्या सभा होती, कितनी सदन होती? तो इसमें 2 सदन होती हैं। ठीक है, एक लोकसभा और राज्यसभा।
आपको चित्र में दिख रहा होगा कि ये इंडियन पार्लियामेंट है, जिसका निर्माण जो है वो एक त्रिभुजा आकार में हुआ है। ठीक है, त्रिभुजा आकार जो कि नई दिल्ली में है। और इसमें जो द्वार हैं, इसके दरवाजे को नाम दिया गया है। कौन कौन से नाम दिया गया है? इसमें जो ऊपर वाला जो द्वार है ना, जो दरवाज़ा है, समझ लीजिए जो ओपनिंग है उसके हमने शक्ति द्वार दिया है। और इसी ओपनिंग पर ऊपर में लोकसभा और राज्यसभा दोनों हैं, और इसमें जितने भी स्पीकर होंगे वो यहाँ पर बैठते हैं। इसके बाद इस वाले दरवाजे को हमने ज्ञान द्वार नाम रखा गया है, और इसको कर्म द्वार रखा गया है। तो इस प्रकार से इसका आंतरिक स्ट्रक्चर भी है, और इसका हम एक डिटेल वीडियो भी बना सकते हैं। तो चलिए इसके अनुच्छेदों को याद कैसे करें। देखिए, इसके अनुच्छेद को हमको याद करने के लिए एकदम सिंपल सा ट्रिक है, सरल। ठीक है, सरल। ठीक है, स जो है वो अनुच्छेद 79, जो कि अनुच्छेद 79 जो है ना, 79 जो है वो संसद भवन को बताता है। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में 79 जो अनुच्छेद है वो हमारे देश में एक पार्लियामेंट होगा, एक संसद भवन होगा। र जो है वो लोकसभा को बताता है, और राज्यसभा को 80 बताता है अनुच्छेद, और लोकसभा जो है वो 81 को बताता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना होगा, सरल। ठीक है, संसद, राज्यसभा और लोकसभा आपको याद हो गया होगा अनुच्छेद। ये ट्रिक बहुत सरल है, और ये तो सरल ही है। अनुच्छेद 79। ठीक है, अनुच्छेद 79 हमने बताया है कि भारत में एक संसद होगी, जो इसका निर्माण जो है वो लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से होगा। ठीक है, राष्ट्रपति से मिलकर होगी। अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है कि राज्यसभा कैसे कैसी होगी। देखिए, राज्यसभा को हम उच्च सदन भी बोलते हैं, इसे द्वितीय सदन भी बोलते हैं। यह एक स्थायी सदन है, मतलब ये राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती, और ये बड़े का सदन है, और ये चर्चित लोगों का सदन है। इसके बहुत सारे नाम हैं, अगर ये नाम आपको दिख गया मतलब समझ जाइए कि वो राज्यसभा का बात कर रहा है। ठीक है, राज्यसभा में ये देख सकते हैं, इसके जितने भी सीटें होती हैं वो लाल रंग की होती हैं। राज्यसभा में अधिकतम जो सीट है वो 250 है। 250 सदस्य जो है मैक्सिमम है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 250 है, जिसमें से 12 जो सदस्यों का मनोनीत जो है वो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। और ये 12 सदस्य कौन कौन से क्षेत्र के होंगे? तो ये कला से होंगी, और सामाजिक कार्यों से जो बहुत अच्छे काम करेंगे उनको, विज्ञान के क्षेत्र में जो अच्छे काम करेंगे उनको, और साहित्य, लिटरेचर, खेल, ये सब चीज़ों से जो कि इन क्षेत्रों से जो अच्छे काम करते हैं उनको राष्ट्रपति जो है सीधे इस राज्यसभा का सदस्य जो है वो बना देते हैं। और 238 जो है सदस्य हमारे राज्य और यूनियन टेरिटरी से जीत कर आते हैं, निर्वाचित होकर आते हैं। लेकिन वर्तमान में आप देखिए कि वर्तमान में 245 सदस्य हैं। ठीक है, जिसमें से 12 जो है हमारे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, और 233 सदस्य जो है वो 233 जो सदस्य है वो इसके वर्तमान सदस्यों में से है। ठीक है, 12 सदस्य भी हैं और 233 सदस्य भी इस राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है, जिसमें से 233 सदस्यों में से स्टेट से, राज्यों से 225 जो है वो निर्वाचित होकर आए हैं, और 8 जो सदस्य हैं वो यूनियन टेरिटरी से होकर आए हैं। जैसे यूनियन टेरिटरी जैसे कि हमारे दिल्ली से 3 जो है वो सीटें हैं, और जम्मू कश्मीर से 4 सीटें हैं, और पुडुचेरी से 1 सीट है। ठीक है, 4, 3, 7 और 1, 8। ठीक है, तो इस प्रकार से 233 सदस्य हैं। तो ये 233 सदस्य हैं, और 245 आप कैसे बोल रहे हो? देखिए, इसमें से 250 जो है वो मैक्सिमम सदस्य हैं, और जिसमें से केवल 245 सदस्य ही निर्वाचित हुए हैं, और ये जो 5 हैं वो अभी भी खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि ये जो है वो मैक्सिमम को बताता है। अब जब ज़रूरत पड़ेगी, जब सदन को ज़रूरत पड़ेगी तो इस 5 सदस्यों को भी फिल किया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है ना। और इसकी योग्यता क्या क्या होंगी भाई? देखिए, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए आपको भारत का नागरिक होना होगा, और आपकी जो आयु है वो 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, आपको 30 वर्ष होगा तभी आप राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं। और कोई भी सरकारी लाभ नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी एकदम सरकारी नौकरी में नहीं होगा, कोई एकदम सरकारी योजनाओं से लाभ नहीं लेगा, मतलब सरकारी वही जॉब के बारे में नहीं होगा, ऐसा टाइप से समझ लीजिए। और
कोई पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है, एकदम मानसिक रूप से पागल नहीं होना चाहिए वो, और दिवालिया नहीं होनी चाहिए, मतलब वो एकदम भिखारी नहीं होना चाहिए, एकदम बैंकरप्ट व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है। और देखिए, आम लोग जो है, मैं और आप जो है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकते, ठीक है। ये जो है कौन बनेंगे, ये इसका जो चुनाव होता है वो एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है, एकदम अप्रत्यक्ष चुनाव होता है ना, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें केवल एमएलए लोग भाग लेते हैं, और इसके जितने भी सदस्य होते हैं उनका हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है, और हमेशा 2 साल में उनका रिटायरमेंट हो जाता है, ठीक है। हालांकि वो फिर से चुनाव होकर इसके सदस्य बन सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका एक डिटेल वीडियो मैं बना सकता हूँ, क्योंकि इसका चुनाव जो है वो बहुत ही ज़्यादा जटिल है, ठीक है, इसको थोड़ा समझना मुश्किल है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधित्व जो एमएलए होते हैं वो इस चुनाव में भाग लेते हैं, और हमेशा हर 1/3 सदस्यों का 2 वर्षों के बाद उनका रिटायरमेंट हो जाता है, ठीक है। हमारे राज्यसभा के जो अध्यक्ष कौन होगा, देखिए, हमारे राज्यसभा के जो अध्यक्ष होगा वो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। हमारे भारत के जो उपराष्ट्रपति होता है वो सीधे इस सभापति का अध्यक्ष हो जाता है, ठीक है। और इसका जो भी वेतन वगैरह हमको इस हमारे जो सीपी राधाकृष्णन जी हुए, इनको जो वेतन मिलता है वो एक सभापति के अध्यक्ष के रूप में मिलता है। इनको जो वेतन है वो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता, ठीक है। इनको जो वेतन मिलेगा, जितने भी भत्ता वगैरह होगा, उसको एक सभापति के अध्यक्ष के नाते मिलता है, ठीक है। और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र प्रेसिडेंट को देता है, राष्ट्रपति को देता है। आपने समझ गया क्या क्या है, कि हमारा जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, और हमारा जो राज्यसभा का अध्यक्ष जो होगा, ठीक है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा वो अपना त्यागपत्र किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा, राष्ट्रपति को देगा। तो अब हम अगला आते हैं अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है, ठीक है। लोकसभा क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो लोकसभा जो है वो एक निम्न सदन कहते हैं, लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, और निम्न सदन और इसे जनता सदन भी बोलते हैं, और ये एक अस्थायी सदन है। देखिए, निम्न सदन और अस्थायी सदन क्या होते हैं, देखो, जनता द्वारा हम डायरेक्ट वोट देकर हम सांसद को बनाते हैं, और यही जो सांसद है वो लोकसभा का सांसद होता है। लोकसभा से जीता हुआ जो सांसद होगा, है ना, वो लोकसभा का सदस्य बन जाता है, और इस लोकसभा का सदस्य को हम डायरेक्ट, है ना, प्रत्यक्ष रूप से हमारे वोटों के द्वारा वो सांसद बनकर इस लोकसभा के सदस्य बना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा हम लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं, और ये अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी हमारे नेता होते हैं वो 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है, और 5 वर्ष के बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो उनको फिर से इसका सदन बनने के लिए, ठीक है, इसका सदस्य बनने के लिए उनको फिर से इलेक्शन में खड़ा होना होगा, और उनको हमारे वोटों के द्वारा जीत कर इसका फिर से सदस्य बनना होगा, ठीक है। तो अस्थायी सदन इसलिए क्योंकि 5 वर्ष के बाद ये सदन जो है वो अपने आप टूट जाता है, और इनके जितने भी सदस्य होंगे उनको फिर से चुनकर इनके सदस्य बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर है कि इसे भंग किया जा सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लो कोई रूलिंग पार्टी है और रूलिंग पार्टी के पास वोट है, अगर उनके सांसद जो है वो किसी दूसरे दल में चले जाएं, गठबंधन की सरकार बना दे, तो उनका जो विश्वास मत है वो गिर जाएगा, और इसे भंग भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस लाइन को बोला गया है। उसके बाद क्या है कि इसका चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष होता है ना, प्रत्यक्ष हमने बताया, और इसे हमें जनता द्वारा चुने गए सदस्य जो सांसद होते हैं उनको हम वोट देते हैं, और ये सांसद जो है वो लोकसभा के सदस्य बनते हैं। और लोकसभा में कितनी सीटें हो सकती है, मैक्सिमम जो है 550 जो सीटें हैं वो इस लोकसभा में हो सकती है ना। 550 जो है वो सदस्य बन सकते हैं इस लोकसभा के। आप देख सकते हैं यहाँ पर 550 जो है मैक्सिमम नंबर हो सकता है एक लोकसभा के सदस्य, ठीक है। लोकसभा का सदस्य जो है वो 550 हो सकता है, जिसमें से 530 जो है वो राज्य से चुन कर आएंगे, और यूनियन टेरिटरी से 20 सदस्य, और
पहले क्या होता था, ठीक है, और ये 30 और ये 20 कितने हो गए, 250, ठीक है। तो इस प्रकार से 550 जो है वो सदस्य हो जाएंगे लोकसभा के। लेकिन पहले क्या था कि इसमें 2 और सदस्य जुड़ते थे, ठीक है। 2 और सदस्य कौन, तो ये 2 एंग्लो इंडियन थे, ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन। तो ये एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, देखिए हमारे भारत जो है जब आज़ाद नहीं हुआ था तो बहुत सारे जो विदेशी जो है वो हमारे भारत में भी रहते थे। जो विदेशी जो लड़कियां थी, जो महिलाएं थी, वो भारतीय मूल के मतलब भारतीय लोगों से शादी कर लिए और इनसे जो उत्पन्न, ठीक है, एक फॉरेनर है और हमारा इंडियन है, और हमारा फॉरेनर और इंडियन, ठीक है, फॉरेन कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, इंडियन भी मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। इससे जो उत्पन्न जो संतान है, ठीक है, इससे जो उत्पन्न जो संतान है वो एंग्लो इंडियन कहलाएंगे, ठीक है। हाफ समझ लीजिए वो फॉरेनर है, हाफ इंडियन है। लेकिन वो कब की बात होगा, हमारे देश के आज़ादी के समय की बात होगा या देश की आज़ादी के पहले होगा, इस टाइप से आप समझ सकते हैं। तो क्या हुआ कि इसको संविधान के 104वें, ठीक है, 104वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, है ना, 2019 के तहत इसको इस 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का जो कॉन्सेप्ट है उसको हटा दिया गया, वरना 552 हो जाते हैं, ठीक है, 552 हो जाते हैं। जो एक्स्ट्रा जो 2 है इसको इस संविधान संशोधन के तहत पूरा हटा दिया गया है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को पूरा हटा दिया गया है, जिसके कारण पूरे अब लोकसभा जो मेंबर हो सकते हैं वो 550 मैक्सिमम हो सकते हैं, जिसमें से 530 जो है वो राज्य से चुन के आएंगे और यूनियन टेरिटरी से 20, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं अभी, 543, ठीक है, 543 जो है वो वर्तमान सदस्य हैं, जिसमें से स्टेट से 524 जो है वो चुन के आए हैं और यूनियन टेरिटरी से 19 यूनियन टेरिटरी से और स्टेट से 524 जो है वो चुन कर आते हैं हमारे लोकसभा के सीट में। लेकिन जो एक्स्ट्रा जो है मतलब जो जैसे +7 करेंगे तब जाके वो मैक्सिमम सीट बनेगा, ठीक है। तो ये +7 है वो कहाँ गया, यहाँ पर लिखा है मैंने कि 543 सीट तो हैं जो सीटें लड़ी जाती हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो 7 था वो कहाँ चला गया, ठीक है, वो 7 सीट क्यों खाली रहती हैं। तो देखो 7 सीट जो है वो कैसे डिसाइड होगा, देखो कोई भी क्षेत्र में वो कितनी लोकसभा सीट होंगी, इन सब का निर्धारण जो है उस क्षेत्र के जनसंख्या के आधार पर होता है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या होंगी वहाँ पर उतने ज़्यादा लोकसभाएं सीट होंगी, ठीक है, उस अनुपात में वहाँ पर सीटें होंगी, लोकसभा की सीटें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि लोकसभा की सीटें जो का निर्धारण भी चुनाव आयोग करता है, कि चुनाव आयोग जो है वो निर्धारण करेगा, मतलब वहाँ एक फार्मूला होता है, उसके तहत हम किसी भी क्षेत्र के वहाँ पर लोकसभा में कितनी सीटें होंगी इसका निर्धारण जो है वो चुनाव आयोग करता है, ठीक है। एक फार्मूला यूज़ करता है, कैसे कैसे निकालता है इसको मैं अलग वीडियो में बना सकता हूँ, लेकिन आपको इतना समझ आ गया कि कोई क्षेत्र है और इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं और जितने ज़्यादा लोग होंगे समझ लीजिए उतनी ज़्यादा लोकसभा सीट हो सकती है, और जितना कम होगा उस आधार पर लोगों की सीट कम होगी, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन लिखा है मैंने कि 7 जो सीट है वो कहाँ चला गया। देखो 7 जो सीट है वो जनसंख्या के अनुपात के कारण, मतलब यहाँ पर जनसंख्या का जो अनुपात है उसके कारण चुनाव नहीं हो पाता और सीट जो है वो विभाजित नहीं हो पाता। कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जैसे एक कोई एरिया है वहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन है, ठीक है, मान लो यहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन को जो है चुनाव आयोग है और ये चुनाव जो आयोग है वो फार्मूला यूज़ करेगी, है ना, फार्मूला यूज़ करेगी कितने यहाँ पर सीट होंगी, कितने सीट होंगी यहाँ पर, है ना, हर एक सीट जो है वो कितने एरिया के लोगों को प्रतिनिधित्व करेगी इस टाइप से। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है कि जितने भी फार्मूला के यूज़ करके जो वैल्यू निकल जाती है, ठीक है, मान के चले वो 11.22 हो गया, 5.5 हो गया, तो ये जो दशमलव में जब आती है अनुपातें तो हम जो चुनाव आयोग है वो अप्रॉक्सीमेट ले लेता है कि जैसे मान के चलिए या तो वो 11 होगा या तो वो 12 होगा, तो अगर वो 11 लेता है तो ये जो पॉइंट में आए जो वैल्यू है वो खाली हो जाता है। इस प्रकार से ये तो एक क्षेत्र होगा। वैसे भारत में बहुत सारे राज्य हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं बहुत सारे राज्यों की अलग अलग वैल्यू निकालते हैं, जिसके कारण एक
एक जनसंख्या में एक अनुपात आ जाता है, अनुपात में एक विषमताएँ आ जाती है जिसके कारण उस सीटों पर विभाजन सही से नहीं हो पाता और सही से विभाजन ना होने के कारण वहाँ पर चुनाव नहीं होते। तो इस प्रकार से जो 7 जो सीटें हैं, है ना? वो जो 7 सीटें हैं वो सही अनुपात में विभाजन नहीं हो पाता जिसके कारण वो खाली रह जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारे देश में मात्र 543 जो सीट हैं उस पर चुनाव लड़ी जाती हैं और जो एक्स्ट्रा जो 7 जो सीट है वो सही से अनुपात में पॉपुलेशन के अनुपात में विभाजन नहीं हो पाया जिसके कारण वो खाली रह जाती हैं। मैंने यहीं पर एक लाइन लिखा है, देखें, राज्य और यूनियन टेरिटरी में जो सीट है उसका बंटवारा कौन करेगा? तो इस सीट का जो बंटवारा है वो उसकी पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है, ठीक है? पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है और इस पॉपुलेशन पर चुनाव आयोग की एक बॉडी है परिसीमन आयोग, ठीक है? ये परिसीमन जो आयोग है वो उस क्षेत्र के हर 10 साल में हुए जनगणना के आधार पर उस क्षेत्र की पॉपुलेशन के आधार पर सीट को निकालती है, ठीक है? जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़, जैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और इस छत्तीसगढ़ में केवल कितनी सीटें हैं? 11 लोकसभा सीट हैं और ये जैसे कि यूपी है और यूपी में पॉपुलेशन क्या है? एकदम हाई है। तो हाई होने के कारण यहाँ पर लोकसभा सीटें जो हैं उतनी ज़्यादा है। यहाँ पर कितनी 80 लोकसभा सीट हैं, ठीक है? राज्य तो दोनों हैं, ये भी एक राज्य है, ये भी एक राज्य है, लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन क्या है? बहुत ज़्यादा अधिक है, यहाँ पर पॉपुलेशन कम है। तो इस पॉपुलेशन की गणना के आधार पर इस गणना को फॉर्मूला में यूज़ करती है कौन? चुनाव आयोग। उनके पास एक फॉर्मूला होता है, उसको यूज़ करके यहाँ पर लोकसभा की सीटों को निकाला जाता है ना? यहाँ पर लोकसभा की सीटों को निकाल कर यहाँ पर सीटों का आवंटन करती है, बाँटती है, सीटों का निर्धारण करती है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला जब यूज़ करती है तो यहाँ पर कुछ अनुपात में विषमताएँ होती हैं, उसके कारण ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, इसलिए जो 7 सीटें हैं वो अंतर आ जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए, इस लोकसभा के 543 सदस्यों में से 131 जो सीट है वो एससी कैटेगरी को, है ना? 84 सीट जो है वो एससी कैटेगरी को रिजर्व रहती है और 47 जो सीट होती है वो शेड्यूल ट्राइब बोले तो एसटी सदस्यों को रिजर्व रहती है, ठीक है? इसमें से 131 जो सीट हैं वो रिजर्व रहती है किसके लिए? एससी और एसटी के लिए, जिसमें से एसटी को 47 और एससी को 84 सीट जो है वो होती है, ठीक है? अब देखते हैं अनुच्छेद 83 क्या कहती है कि ये संसद के कार्यकाल के बारे में बताती है। क्या कार्यकाल है? देखो, राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के जो सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्षों का होगा और लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्षों का होगा। और लेकिन अगर इमरजेंसी आ जाती है हमारे देश में, मान के चलिए इमरजेंसी लग गया, तो इमरजेंसी जब लग गया तो उसमें से सदस्यों का जो कार्यकाल है वो उसे मैक्सिमम 1 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है? 1 वर्ष तक हम क्या कर सकते हैं? लोकसभा को हम 1 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं उसके कार्यकाल को। अब देखते हैं अनुच्छेद 93, ठीक है? आर्टिकल 93, इसमें लोकसभा के पदाधिकारियों के बारे में बताया गया है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 93 में लोकसभा के पदाधिकारियों के बारे में बताया गया है। जैसे लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो चुनाव जो है, देखो, लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा उसका जो चुनाव होता है वो लोकसभा के सदस्यों में से ही होता है। कहने का मतलब जो लोकसभा के जो सदस्य होंगे वो उनमें से ही अपने एक अध्यक्ष को चुन लेते हैं, ठीक है? या आप ऐसा अध्यक्ष जो है वो चुन लेंगे और यही जो अध्यक्ष होगा इस लोकसभा का अध्यक्षता करेगा, ठीक है? आपको समझ आ गया? उसके बाद क्या है? देखो, लोकसभा का अध्यक्ष को अध्यक्ष होने के लिए अलग से आप शपथ नहीं लेता, ठीक है? वो सांसद के तौर पर वो शपथ लेगा, लेकिन वो एक अध्यक्ष के रूप में, अलग से अध्यक्ष के रूप में वो कभी भी शपथ नहीं लेगा, ठीक है? उसके बाद है जो संसद है, संसद के जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है, ठीक है? लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं, ठीक है? उपाध्यक्ष को देते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये राष्ट्रपति को नहीं देता, ठीक है? ये राष्ट्रपति को नहीं देता, ये अपना जो त्यागपत्र है वो अपने उपाध्यक्ष को देगा, जो इसका उपाध्यक्ष होगा, है ना, उसको देगा। देखिए, वर्तमान में जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो ओम बिरला है, ठीक है? और लोकसभा का कार्य क्या क्या है उसको देख लेते हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो क्या क्या कार्य करता है?
तो इसमें देखो लोकसभा में क्या क्या कार्य होगा, क्या क्या फंक्शन होगा, उसको सही से देखेगा, उसको सही से अध्यक्षता करेगा। ठीक है, अब लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए गए संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत जो राष्ट्रपति है वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। मतलब दोनों सभा क्या है ना, लोकसभा और राज्यसभा, इस दोनों का बैठक जो है वो साथ में करा सकता है कौन, राष्ट्रपति। और इस राज्यसभा और लोकसभा का जो अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, उसके बाद है निर्णायक मत। देखो निर्णायक मत क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये एक लोकसभा है। ठीक है, लोकसभा में मान लो कोई बिल के लिए चल रही बहस। ठीक है, इसमें मान के चलिए 50% जो है वो लोकसभा के जो सदस्यों के फेवर में है और 50% है वो अनफेयर में है। ठीक है, मतलब उसमें से 50% जो है उसको पारित करना चाहते हैं और 50% जो सदस्य है उसको नहीं पारित करना चाहते हैं। तो इस स्थिति में जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, ठीक है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो अपना निर्णायक मत देगा। मतलब वो किसी भी 50-50 के चांस में वो अपना एक मत जो है किसी और की तरफ देगा और जिससे वो इनकार हो जाएगा और मान के फिर वो बिल जो है वो पारित हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो अपना एक निर्णायक मत देगा। ठीक है, दोनों बिल के 50-50 होने पर वो अपना मत जो है किसी एक तरफ दे सकता है उस बिल को पास कराने के लिए। ठीक है, उसका है धन विधेयक। धन विधेयक का निर्धारण जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो मनी बिल, ठीक है, इसको मनी बिल बोलते हैं। और इस मनी बिल मतलब जो है ऐसे नियम होते हैं, ऐसे बिल होते हैं जिसमें पैसे को लाया जाता है, धन को लाया जाता है। धन मतलब हम लोगों में से ऐसे नियम बनाएंगे कि हम लोगों से पैसे को इनके पास आ सकें और इस पैसे को वो कैसे देश में मतलब कैसे लगाएंगे, डेवलपमेंट में कैसे लगाएंगे, इस चीज़ें पर होता है। तो ये मनी बिल मनी से रिलेटेड, मनी को लाने का बिल है। तो इसका निर्धारण जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है इसका निर्धारण। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट है कि लोकसभा का सदस्य, कोई भी लोकसभा का सदस्य हो वो 60 दिनों तक बिना अनुमति के अधिवेशन में शामिल नहीं होता। मतलब समझ रहे हो कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो 60 दिन तक, 2 महीने तक अगर मान लो बिना परमिशन के कहीं गायब हो गया और वो कोई भी सदन में नहीं आता, मतलब कोई भी वो पार्टिसिपेट ही नहीं करता, तो उसकी सदस्यता भी चली जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया आपको। उसके बाद दूसरा है कि यहाँ पर देखिए हमारे जो पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो पहले लोकसभा का जो अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मालवांकर थे। ठीक है, और पहले जो महिला अध्यक्ष थी वो मीरा कुमार थी। ठीक है, कुमार है ये, मीरा कुमार। और पहला लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवांकर और महिला जो है वो मीरा कुमार। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मुझे क्या क्या सुधार करना चाहिए। तो थैंक यू।